नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सभी दल बहुत जल्द टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा और हम लोग जनता के बीच दिखाई देंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे, उत्तर प्रदेश में 80 हराएंगे और बीजेपी को देश से हटाएंगे। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे? इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। प्रदेश में आपके साथ जैसे तरीके से उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है, वो भी उनके बयान में आपने सुना। कुल मिलाकर कल एक बड़ी बैठक हुई। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक कल हुई थी और उसमें माना जा रहा है कि कई चीजों को लेकर सहमति बनी है। सहमति इस बात को लेकर बनी है कि सीटों का बंटवारा होगा बहुत जल्द, और इसको लेकर कहा यह जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि कोई टाइमलाइन भी फिक्स कर दी गई है। या तो दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी की शुरुआती हफ्ते में टिकटों के बंटवारे को लेकर सहमति के साथ अंतिम रूप दिया जा सकेगा। कुल मिलाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। करीब 28 दल इसमें आए हैं साथ, और एक ही मकसद है, बीजेपी को हराया जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान रहेगा? चूंकि लगातार सवाल कई चीजों को लेकर उठते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बैठक हुई है और ऐसे में जो माहौल बनाने का काम है विपक्षी गठबंधन ने वो भी एक बार किया है। लेकिन कितना सार्थक होगा समय के साथ, इस बात का सवाल का जवाब मिलेगा। हालांकि कई चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य में साफ कर दिया और कहा यह जा रहा है कि जो बैठक हुई थी उसमें भी अखिलेश यादव ने जो अपनी शर्तें हैं, एक तरह से जो अपना नजरिया है वो पेश कर दिया है। कांग्रेस को लेकर सवाल पूछे कि क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के इतर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी किसी तरह की बातचीत में है, किसी प्रकार के गठबंधन को लेकर बातचीत में? इसको लेकर साफ कर दिया गया कांग्रेस की ओर से कि किसी प्रकार की बातचीत में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में ही इंडिया अलायंस चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा। चूंकि कल यह बताया गया है कि इंडिया अलायंस के तहत जिस राज्य में जो दल, जो क्षेत्रीय दल, जो रीजनल पार्टी मजबूत है, उसकी अगुवाई में ही जो पूरा चुनाव है लड़ा जाएगा लोकसभा का। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा सूबा, लोकसभा की सीटों के लिहाज से 80 सीटें, और ये 80 सीटें काफी निर्णायक होती हैं। 2014-2019 में बीजेपी को जबरदस्त सफलता यहां मिली थी। और हमारे साथ इस वक्त गोविंद नगर से विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र मैथानी जी जुड़ गए हैं। मैथानी साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र मैथानी जी, इंडिया अलायंस कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। जो ये नारा दिया गया है अखिलेश यादव की ओर से कल, इसे लेकर आप क्या देखते हैं और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए रितेश जी, ये जो इंडिया अलायंस है, इनका हाल आपने अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देख लिया। इनके पास न कोई नेता है, न नीति है, न विचारधारा है, न कोई योजना है, न जनता का कोई दर्द है, न जनता के हित का कोई उद्देश्य है। ये केवल अपने स्वार्थों और अपने परिवारवाद को अपने यहाँ आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वार्थ से ये गठबंधन में ये तय भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसका नेता कौन होगा
ये आगे काम कैसे करेंगे, ये एक दूसरे पे ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उसका बड़ा कारण है जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरे देश का अपार विश्वास, अपार उनकी योजनाओं से लाभ लेकर के जो लाभार्थी हैं उन्होंने यानी सुरेंद्र जी जो आप कह रहे हैं, यानी इसका अर्थ ये भी है कि अगर विश्वास जनता नहीं कर पा रही है तो यानी आपके लिए मुकाबला और आसान 2024 का। हाँ देखिए, निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है, ये अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं। और आज जनता मन बना चुकी है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के पिछले 9 से 10 वर्षों के कार्यकाल को देखा है प्रमाण के रूप में और प्रमाण प्राप्त किया है। तो मोदी जी पर अपार विश्वास है और इन सब के चरित्र को, आचरण को, व्यवहार को, इनकी सत्ता को किस प्रकार से दुरुपयोग और परिवारवाद के लिए बढ़ावा भी देश की जनता ने देखा है। और अब वो समय नहीं है कि एक आदमी अखिलेश यादव जी कहे तो सारे लोग अखिलेश यादव जी के साथ वोट करने लगे, राहुल गांधी जी कहे तो उनके साथ करने लगे। ये केवल अपने पार्टी को खत्म होती उनकी पार्टी को बचाने का अंतिम असफल प्रयास कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे और इसको लेकर सहमति बन गई है, किसी प्रकार का विवाद नहीं, गतिरोध नहीं है और हम जनता के बीच दिखाई देंगे। आपको लगता है सीटों का बंटवारा इतना आसान रहने वाला है जहां पर इतनी सारी पार्टियां हैं, इतना महत्वाकांक्षी नेताओं की एक बड़ा फहरिस्त है? रितेश जी देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, मैं धन्यवाद दूंगा आपको क्योंकि ये इसकी मूल जड़ का प्रश्न है। इनका चूंकि वोट बैंक अपने अपने राज्यों में एक ही वोट बैंक है जिस पर ये सपा भी अपना अधिकार दिखा रही है, कांग्रेस भी दिखा रही है, इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी वही वोट बैंक है जिस पर ये अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। तो कैसे इनकी सीटों का बंटवारा होगा? उसी वोट बैंक के साथ ही ये भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, तो किसको कहाँ मानेंगे, कैसे ये सीटों का बंटवारा आप देख लीजिएगा। आपको लगता है सुरेंद्र मैथानी जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपको लगता है कि अगर इंडिया अलायंस लड़ता है, जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, एक सीट पर एक उम्मीदवार को लेकर फैसला भी हो जाता है, सारी चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं और चुनावों तक ऐसा ही रहता है, आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपको लगता है किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच में अगर एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारा जाता है इंडिया अलायंस की ओर से? तो देखिए, जनता जनार्दन है और जनता जिस प्रकार से अपना विश्वास और आशीर्वाद मोदी जी पर व्यक्त करती जा रही है और लगातार किया है, आप मान लीजिएगा कि इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े अंतरों से आशीर्वाद जीत का नंबर मोदी जी को प्राप्त होने वाला और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और ये जो लोग ये प्रयास और षड्यंत्र कर रहे हैं जिनके पास जनता की भलाई के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये चीज जनता समझती, इसीलिए इनको इस चुनाव में भी 2024 में भी नकारने वाली है। जी सुरेंद्र मैथानी जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे दल हैं, तो ऐसे में सहमति कैसे बन पाएगी? और अगर सहमति नहीं बनती तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनावों में मिलने जा रहा है। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने यूपी अपनी सियासत को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि यह यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में है। अजय राय ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को भी न्योता दिया है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजावट और सौंदर्यीकरण का भव्य काम हो रहा है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि पथ के दोनों ओर दीवारों पर जीआरसी पैनल लैंडस्केपिंग लगाई जा रही है। एक दीवार के 2 स्तंभों के बीच एक उभरे हुए आकार में एक भव्य जरोखा और कॉर्निस बनाया जा रहा है। साथ ही दोनों तरफ करीब 600 मीटर लंबी दीवार पर सुंदर अलौकिक राहत पैनल लगाए जा रहे हैं। साथ ही जन्मभूमि पथ के ढांचे को भी सुंदर बनाने की योजना पर अमल शुरू हो चुका है। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में सोलर प्लांट पर तेजी से काम हो रहा है। गौरतलब है कि सोलर प्लांट की मदद से अयोध्या वासियों को बिना किसी बिजली खर्च के सूर्य देव से रोशनी मिलेगी और ऐसे में 165 एकड़ में
40 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इससे सालाना 70 मिलियन यूनिट से अधिक हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। सूर्यवंशी भगवान राम की नगरी अयोध्या में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो शहर को अपने आप में बेहद खास बना रहा है। इसी कड़ी में अब सोलर प्लांट की सहायता से अयोध्या वासियों को रोशनी मिलेगी। अयोध्या में 165 एकड़ में 40 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इससे सालाना 70 मिलियन यूनिट से ज्यादा हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। डीएम और प्रोजेक्ट मैनेजर ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, सुनिए। हम लोगों ने इसके लिए 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 140 एकड़ लैंड में पोजीशन भी हम लोग का मिल गया है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने लैंड दिया है और वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ लगा भी है। आप यहाँ सूर्य कुंड में देख सकते हैं, वहाँ भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है। जो विभिन्न पार्क्स हैं उसमें भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है और सोलर स्ट्रीट लाइट जो गुप्तार घाट से राजघाट के बीच में लगाया गया है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से एक तो जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें। और इसके साथ साथ जो सब्सिडी योजना गवर्नमेंट की है, जो इंडिविजुअल लाभार्थी हैं उसका भी इस योजना का लाभ करके अपने घरों में भी सोलर लाइट लगा सकते हैं। अयोध्या अब सौर नगरी बनने जा रही है। अयोध्या में अब घर घर सौर ऊर्जा पहुंचाने की तैयारी है। राम मंदिर बनने के बाद सबसे पहले परिसर को सौर ऊर्जा से जगमग किया जाएगा, जिसके बाद सौर ऊर्जा का काम बढ़ाते हुए अयोध्या की अन्य जगहों पर भी सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। सोलर सिटी के द्वारा, एक सोलर सिटी के द्वारा सोलर पैनल के द्वारा सप्लाई दी जाएगी राम मंदिर के लिए यहाँ से। और 31 तारीख तक हम अपना चार्जिंग कंप्लीट कर लेंगे। जब भी अब मुख्यमंत्री द्वारा या किसी उसके द्वारा इसका वो उद्घाटन किया जाएगा तो हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 मेगावाट का प्लान है चार्ज करने के लिए, ओनली मंदिर को सप्लाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 31 जनवरी तक हमारा पूरी अयोध्या को जनरेट करने का काम है। 40 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। हर कोई धर्मनगरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। ऐसे में डायमंड सिटी यानी सूरत के एक व्यापारी ने राम मंदिर की तर्ज पर एक अनोखा हार तैयार किया है। यह हार देखने में बेहद शानदार है। आइए आपको भी दिखाते हैं। रामलला का दीदार राम भक्त अब जल्द ही कर सकेंगे। बस कुछ ही दिन और रह गए हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसके बाद राम भक्त रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसी के मद्देनजर मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी बीच राम मंदिर से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं। हर कोई धर्मनगरी में होने वाले इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए अपनी ओर से पुरजोर प्रयास कर रहा है। ऐसे में डायमंड सिटी यानी सूरत के एक व्यापारी ने राम मंदिर की तर्ज पर एक हार तैयार किया है। ये हार देखने में बेहद ही शानदार है, लेकिन इसे बनाने में कई कलाकारों की खूब मेहनत लगी है। इस हार को डायमंड और चांदी के इस्तेमाल के साथ बनाया गया है। बिजनेस पर्पज के लिए बिल्कुल नहीं है, ओनली फॉर राम मंदिर को हमें सप्रम भेंट करना है। पूरे इंडिया से जो राम मंदिर बन रहा है सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है और ये जो राम मंदिर बन रहा है हमने जो बनाया हमें वही पर्पज से बना कि हम भी कुछ दे। और वैसे देखा जाए तो सूरत जो है वो दानवीर की भूमि कहा जाता है, तो हम यही चाहते हैं कि सूरत की ओर से एक रसिक स्वीट्स ने यही छोटा सा मेहनत किया हुआ है कि हम ये जो हमारा जो हमने जो बनाया हुआ है राम मंदिर ये अयोध्या तक पहुँचे। राम मंदिर
अयोध्या तक आप इसको कब पहुंचाने वाले हैं, उसके लिए क्या सर हमारी जो ट्राई है, हमारी ट्राई जब से रेडी हुआ है तब से हमारी ट्राई हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से हम इसको अयोध्या तक पहुंचाएं। इसको बनाने में कितना दिन लगा है, कितने कारीगर इसमें काम? इसको बनाने में सर 30 दिन से ज़्यादा का समय लगा है और 40 से ज़्यादा ज्वेल आर्टिस्ट ने मेहनत की हुई है और उसी मेहनत का फल है जो हम इसमें संपूर्ण सफल हुए। खास बात यह है कि इस हार में रामायण के मुख्य किरदारों को भी दर्शाया गया है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियां अयोध्या में तेज कर दी गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी को शुरू होगी और 22 जनवरी तक जारी रहेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री के आगमन से पहले एडीजी जोन पीयूष मोरनिया अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के संभावित दौरे पर हैं और इस दौरान वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। क्या है ग्राउंड जीरो पर तैयारियां, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है। हमारी यूपीएसएसएफ अब आ गई है और यूपीएसएसएफ जो विशेष तौर पर सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है, वह इस संपूर्ण सुरक्षा पर ध्यान देगी। साथ ही सिविल पुलिस जो इस जनपद की है, हमारे रेंज और प्रदेश के अन्य स्थानों से भी विशेष कार्यक्रमों के दिनों में उसको बुला कर तैनात किया जाता है। उसका बंदोबस्त योजना बना ली गई है और सारी पुलिस फोर्स मिलकर एक टीम की तरह काम करेगी। आप सबका भी पर्याप्त सहयोग हमें मिलेगा, मुझे पता है, और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले लखनऊ जोन एडीजी आज अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन का जो लोकार्पण होना है, चाहे रामपथ की बात हो, चाहे भक्ति पथ की बात हो, उन सब की वो जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी जांच परखा और कानूनी दांवपेच पे जो भी वो थी एयरपोर्ट से लेकर के अयोध्या रेलवे स्टेशन तक का जो सुरक्षा व्यवस्था के आला अधिकारी थे, उनसे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक तैयारियां का जायजा लिया और उन्होंने तमाम जो चाहे एसएसपी हों, चाहे आईजी रेंज अयोध्या हों, उनके साथ जो समीक्षा बैठक थी, उन्होंने कानून का जो पाठ है उन्होंने अधिकारियों को पाठ पढ़ाया और आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहाँ जो तैनात कर्मचारी, चाहे रेलवे स्टेशन चाहे एयरपोर्ट हो, सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक और सख्ती बरतने का निर्देश दिए हैं। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फर्रुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में आग, वोटर लिस्ट समेत निर्वाचन संबंधी कागजात बड़ी मात्रा में जले। चकबंदी विभाग और भूमाफियाओं का बलिया में काला कारनामा, क्षेत्र के समाजसेवी सुशील पांडे ने मामले को किया उजागर, 33 कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश। महोबा में तहसील में फैले भ्रष्टाचार को लेकर वकीलों का प्रदर्शन, अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, 14 मांगों को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। ललितपुर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और ठेकेदार के भ्रष्टाचार की पोल खुली, महीने के पहले तैयार हुई 1.5 करोड़ की सड़क हुई जर्जर, ग्रामीणों के सड़क को हाथों से उखाड़ने का वीडियो वायरल। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरलोड ट्रक को मारी तेज टक्कर, सड़क हादसे में 2 की जान गई, चालक को नींद आने की वजह से हुआ है हादसा। लखीमपुर खीरी में बेजुबान गौवंशीय जानवरों के साथ हो रही क्रूरता, गौशाला में दर्जनों गायों की मौत, गायों के शवों को सड़ने के लिए खुले गड्ढे में डाला जा रहा है। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस की 3 बाइकों से भिड़ंत, 1 की मौत, 2 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में डिग्री कॉलेज में खुलेआम हो रही नकल, परीक्षाओं में शिक्षक बोलकर करवा रहे हैं नकल, बोलकर नकल करवाने की तस्वीरें हुई हैं वायरल। कानपुर में आनंदेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर में भक्तों ने की दंडवत यात्रा की शुरुआत, हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल, लवकुश आश्रम में समाप्त होगी यात्रा।
नगर निगम और जल निगम की लापरवाही के चलते जमीन में धंस रहा मकान, पानी की पाइपलाइन लीक होने की वजह से मकान की नींव में भरा पानी। पीड़ित ने डीएम से रखी मुआवजे की मांग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।